शिव खेड़ा की किताब जीत आपकी की दुनिया में आपका स्वागत है। आपने शायद इसकी सबसे मशहूर लाइन कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। विजेता कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी अलग ढंग को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि ये किताब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करती, ये कहानियों से समझाती है कि सोचने का वो अलग तरीका वो है क्या असल में। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन है इस किताब के कुछ सबसे मजबूत विचारों की गहराई में उतरना। हम देखेंगे कि लेखक के हिसाब से नजरिया, सफलता और आत्मसम्मान ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज नजरिया, एटीट्यूड। हाँ। और इसे समझाने के लिए लेखक एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार कहानी से शुरुआत करते हैं। एक गुब्बारे वाले की कहानी। हाँ, सोचिए एक मेला लगा है और वहां एक आदमी हर रंग के गुब्बारे बेच रहा है, लाल, पीले, नीले। और उसका एक मार्केटिंग का तरीका था। बिल्कुल। जब भी उसे लगता कि भीड़ कम हो रही है या बिक्री थोड़ी ठंडी पड़ रही है, तो वो हीलियम से भरा एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। और जाहिर है बच्चे उस उड़ते गुब्बारे को देख के उसकी दुकान की तरफ खिंचे चले आते थे और बिक्री फिर से बढ़ जाती। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और उसने एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछा। और वो सवाल ही इस कहानी का दिल है। बच्चे ने पूछा, अंकल अगर आप ये काला वाला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वो भी ऊपर जाएगा? इस सवाल पर गुब्बारे वाले ने जो जवाब दिया वो इस किताब का पहला बड़ा सबक है। क्या कहा उसने? उसने कहा, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से ऊपर नहीं जाता, वो उस चीज की वजह से ऊपर जाता है जो उसके अंदर है। वाह! मतलब बाहर से आप कैसे दिखते हैं, क्या रंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। असली ताकत तो अंदर की चीज में है। और हमारे जीवन में वो अंदर की चीज है हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए विलियम जेम्स। उन्होंने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि इंसान सिर्फ अपने नजरिए को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। अच्छा, ये तो एक सीधी सादी कहानी है, पर किताब में एक और कहानी है जो दिखाती है कि अगर अंदर का नजरिया गड़बड़ा जाए तो क्या होता है। हीरो का खेत वाली कहानी। हाँ, इसकी शुरुआत होती है अफ्रीका के एक किसान हाफिज से, जो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, संतुष्ट था। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है, वो संतुष्ट था, कंटेंट। उसके पास सब कुछ था, पर फिर एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास आता है और उसके मन में एक बीज बो देता है। असंतोष का बीज। बिल्कुल। उसे हीरो के बारे में बताकर वो उसे बताता है कि अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा एक हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। और बस ये सुनने की देर थी कि हाफिज की सारी संतुष्टि हवा हो गई। उसे अपनी जिंदगी फीकी लगने लगी। ये आज के दौर से कितना मिलता जुलता है ना। अरे बिल्कुल। हम सोशल मीडिया पर दूसरों को देखते हैं और अचानक हमें अपनी जिंदगी में कमियां दिखने लगती हैं। हाफिज के साथ भी वही हुआ। और उस असंतोष में उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने अपना खेत बेच दिया, अपना परिवार किसी के भरोसे छोड़ा और हीरे खोजने के लिए निकल पड़ा। उसने पूरा अफ्रीका छान मारा, फिर यूरोप गया, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। सोचिए उसकी मानसिक हालत क्या हुई होगी। जो इंसान कभी खुश और संतुष्ट था, वो अब शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। और अंत बहुत दुखद है। वो स्पेन के बार्सिलोना में था और निराश होकर उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। एक बहुत ही दर्दनाक अंत। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा? यहीं से इसमें एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। जिस आदमी ने हाफिज का खेत खरीदा था, वो एक दिन अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था, खेत की एक धारा के पास। और वहां उसे पानी में एक चमकता हुआ पत्थर दिखता है। हाँ, पत्थर बहुत सुंदर था, तो उसने सोचा कि चलो इसे घर में सजाने के लिए रख लेता हूँ। ठीक है। और फिर एक दिन वही बुद्धिमान व्यक्ति जिसने हाफिज को हीरो के बारे में बताया था, इस नए मालिक के घर आता है और उसकी नजर उस चमकते हुए पत्थर पर पड़ती है। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या हाफिज वापस आ गया? नए मालिक ने कहा, नहीं, क्यों? तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, यह तो हीरा है, मैंने इसे देखते ही पहचान लिया। और नए मालिक को तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, ये तो बस एक पत्थर है, ऐसी तो पूरी धारा भरी पड़ी है। और जब उन्होंने जाकर देखा तो यह सच था। वो पूरा खेत हीरो से भरा हुआ था। वो दुनिया की सबसे कीमती खदानों में से एक थी। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब हाफिज सचमुच हीरो के खेत पर बैठा था और उसे पता भी नहीं चला। वो उन हीरों को खोजने के लिए दुनिया भर में भटकता रहा,
जो असल में उसके पैरों के नीचे थे। तो ये बात सीधे गुब्बारे वाली कहानी से जुड़ती है। बिल्कुल। हाफिज के अंदर जब असंतोष भर गया तो उसका नजरिया बदल गया, और उस बदले हुए नजरिए ने उसे अपनी ही पैरों के नीचे पड़े हीरे देखने से रोक दिया। अवसर वहीं था, लेकिन उसे देखने की नजर नहीं थी। ठीक है, तो पहली चीज है नजरिया, जो हमें अवसरों को पहचानने में मदद करता है। पर वे सफलता को देखते कैसे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। किताब सफलता को बहुत ही सरल लेकिन गहरे तरीके से परिभाषित करती है। कैसे? सफलता एक योग्य लक्ष्य की क्रमिक प्राप्ति है। अब इसमें हर शब्द महत्वपूर्ण है। एक मिनट, क्रमिक यानी ग्रेजुअल, ये शब्द बड़ा दिलचस्प है। हाँ, तो इसका मतलब अगर कोई रातों रात लॉटरी जीतकर अमीर हो जाए तो किताब के हिसाब से वो सफल नहीं है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। किताब के अनुसार वो अमीर तो है पर सफल नहीं। क्यों? क्योंकि सफलता एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। लॉटरी जीतना एक घटना है, जबकि किसी लक्ष्य को पाने के लिए रोज रोज मेहनत करना, सीखना, गिरना और फिर उठकर आगे बढ़ना, ये क्रमिक प्राप्ति है। मतलब सफलता मंजिल नहीं, उस यात्रा का ही नाम है। बिल्कुल। और परिभाषा का दूसरा हिस्सा है प्राप्ति, यानी अटेनमेंट। मतलब ये एक अंदरूनी एहसास है। हाँ, इसे बाहर से कोई आप पर थोप नहीं सकता। नहीं, ये अंदर से महसूस होती है। जब आप अपने तय किए हुए किसी योग्य लक्ष्य की तरफ कदम दर कदम बढ़ते हैं तो जो संतुष्टि मिलती है वो सफलता है। अगर सफलता एक यात्रा है तो ज्यादातर लोग इस पर चल क्यों नहीं पाते? किताब में इसके कुछ कारण दिए हैं, है ना? हाँ, कई कारण हैं। एक बहुत बड़ा कारण है जोखिम उठाने से डरना, रिस्क अवर्जन। हाँ, इसके लिए किसान की कहानी है। वो गेहूं बोना चाहता था पर उसे डर था कि शायद बारिश ना हो। फिर उसने मक्का बोने का सोचा पर डर लगा कि कीड़े फसल खराब कर देंगे। तो अंत में सुरक्षित रहने के लिए उसने कुछ भी नहीं बोया। और यही सबसे बड़ा जोखिम था। कुछ न करना अक्सर कुछ करके असफल होने से भी बड़ी गलती होती है। सही बात है। और एक और कारण है शॉर्टकट की तलाश। वो तो हर कोई करता है। हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन किताब साफ कहती है देयर इज नो फ्री लंच। सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है। इसी से जुड़ी एक और कहानी है जो मुझे बहुत पसंद आई, एक लकड़हारे की, जो अपनी कुल्हाड़े की धार तेज करना भूल जाता है। हाँ, जॉन नाम का एक लकड़हारा 5 साल से एक कंपनी में काम कर रहा था, पर उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी थी। जबकि बिल नाम का एक लड़का, जो अभी 1 साल पहले ही आया था, उसकी तनख्वाह बढ़ गई। जाहिर है जॉन को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो अपने बॉस के पास शिकायत लेकर गया कि ये क्या हो रहा है? हाँ, बॉस ने कहा हम तुम्हारी तनख्वाह तब बढ़ाएंगे जब तुम ज्यादा पेड़ काटोगे। तो जॉन ने और मेहनत करनी शुरू कर दी। वो ज्यादा देर तक काम करता, कम आराम करता, लेकिन वो ज्यादा पेड़ नहीं काट पाया। वो थक हार कर बिल के पास गया और पूछा, भाई मैं तुमसे ज्यादा अनुभवी हूँ, ज्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे ज्यादा पेड़ कैसे काट लेते हो? और बिल का जवाब बहुत सरल था। बहुत ही सरल। उसने कहा हर पेड़ काटने के बाद मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। ओहो, शार्पन द एक्स। बस ये इतनी गहरी बात है। कुल्हाड़ी की धार तेज करने का मतलब है अपने कौशल को, अपनी जानकारी को लगातार बेहतर बनाना। मतलब सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। नहीं, पिछली सफलता है भविष्य की गारंटी नहीं होती। आज के जमाने में इसका मतलब है नई स्किल सीखना, कोई कोर्स करना, किताबें पढ़ना। अगर हम सिर्फ काम करते रहेंगे और खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे तो हमारी धार कुंद हो जाएगी। कुल्हाड़ी की धार तेज करने या जोखिम उठाने के लिए एक अंदरूनी आग चाहिए होती है। वो ऊर्जा कहाँ से आती है? किताब इसी को प्रेरणा यानी मोटिवेशन कहती है। और बताती है कि ये 2 तरह की होती है, बाहरी और आंतरिक, एक्सटर्नल और इंटरनल। बाहरी प्रेरणा मतलब जब आप किसी डर, सजा या इनाम के लालच में काम करते हैं। जैसे किताब में एक कहानी है एक कर्मचारी की जो कंपनी की पेंशन योजना पर दस्तखत नहीं कर रहा था। हाँ, तो बॉस ने उसे बुलाकर कहा या तो इस पर दस्तखत करो या तुम्हारी नौकरी गई। और उसने तुरंत दस्तखत कर दिए। बाद में उसने मजाक में कहा आज तक किसी ने मुझे ये योजना इतने स्पष्ट रूप से समझाई ही नहीं थी। हाँ, डर ने समझा दिया। बिल्कुल, ये डर से मिली प्रेरणा है। ये काम तो करवा देती है, पर इसकी 2 बड़ी समस्याएं हैं। एक, ये तभी तक काम करती है जब तक डर या लालच सामने हो। और दूसरा, ये आपकी रचनात्मकता को खत्म कर देती है। आप बस उतना ही करते हैं जितना करने को कहा जाए। और दूसरी तरफ है आंतरिक प्रेरणा, जो अंदर से आती है। हाँ, जब आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके मूल्यों से, आपके विश्वासों से या गर्व की भावना से जुड़ा होता है। इसके लिए किताब में एक फुटबॉल खिलाड़ी की कहानी है। हाँ, वो खिलाड़ी जो हमेशा रिजर्व बेंच पर बैठा रहता था। उसे कभी खेलने का मौका नहीं मिला था,
लेकिन एक दिन सीजन के फाइनल मैच में उसने अपने कोच से खेलने की जिद की। वो हैरान था। स्कूल की इज्जत दांव पर थी। वो एक ऐसे खिलाड़ी को कैसे खिला सकता था जो कभी खेला ही ना हो। लड़के ने बहुत मिन्नतें की। उसने कहा, प्लीज मुझे खेलने दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कोच ने भारी मन से उसे मौका दे दिया। और उस दिन मैदान पर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। वो लड़का एक स्टार की तरह खेला। उसने हर टैकल जीता, हर पास पूरा किया और अकेले दम पर अपनी टीम को मैच जिता दिया। अविश्वसनीय। मैच के बाद कोच उस लड़के के पास गया और पूछा, बेटा, मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसे खेलते नहीं देखा। ये सब क्या था? तुमने ये कैसे किया? लड़के ने जो जवाब दिया वो बहुत भावुक करने वाला है। उसने कहा, कोच, आज मेरे पिता मुझे देख रहे हैं। कोच ने मुड़कर उस स्टैंड की तरफ देखा जहां उसके पिता हमेशा बैठा करते थे, पर वहां कोई नहीं था। हाँ, जगह खाली थी। कोच ने कहा, लेकिन बेटा वो जगह तो खाली है। कोच, मेरे पिता अंधे थे। मैं कितना भी अच्छा खेलता, वो कभी मुझे देख नहीं पाते थे। 4 दिन पहले उनका निधन हो गया। आज पहली बार है कि वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं। वाह! मतलब वो किसी बाहरी इनाम या कोच की तारीफ के लिए नहीं खेल रहा था। नहीं, वो अपने पिता को सम्मान देने और अपने अंदर के एक विश्वास के लिए खेल रहा था। यही आंतरिक प्रेरणा है। और यही स्थायी होती है। हाँ, क्योंकि ये किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती है, ये आपके अंदर से आती है। ये आंतरिक प्रेरणा कहीं न कहीं आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम से भी जुड़ी है ना? बिल्कुल। आत्मसम्मान वो नींव है जिस पर नजरिए और प्रेरणा की इमारत खड़ी होती है। किताब में एक भिखारी और एक युवा एग्जीक्यूटिव की कहानी है। हाँ, एक भिखारी स्टेशन पर पेंसिल से भरा कटोरा लेकर बैठा था। एक युवा एग्जीक्यूटिव रोज वहां से गुजरता था और कटोरे में कुछ पैसे डाल देता था। एक दिन उसने पैसे डाले और ट्रेन में चढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। वो दरवाजे बंद होने से ठीक पहले वापस उतरा, कटोरे से कुछ पेंसिलें उठाईं और भिखारी से कहा, माफ करना, मैं भूल गया था, इन पेंसिलों की एक कीमत है। और फिर उसने जो कहा वो बहुत जरूरी था। क्या? उसने कहा, आखिर तुम भी एक व्यवसायी हो और मैं भी। वाह! उसने उसे भिखारी नहीं, एक व्यवसायी, एक बराबर का इंसान समझा। बिल्कुल। 6 महीने बीत गए, वही एग्जीक्यूटिव एक पार्टी में गया। वहां एक व्यक्ति बहुत अच्छी सूट बूट में उसके पास आया और कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। और जब एग्जीक्यूटिव ने मना किया तो उसने कहा, मैं वही भिखारी हूँ जिससे आप स्टेशन पर पेंसिलें खरीदते थे। उसने आगे बताया, आपके उस एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे मेरा खोया हुआ आत्मसम्मान वापस दिया। आपने मुझे याद दिलाया कि मैं भीख मांगने वाला नहीं, बल्कि एक व्यवसायी हूं। और उस दिन के बाद उसने भीख मांगना बंद कर दिया और काम करना शुरू कर दिया। ये कहानी दिखाती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, ये हमारी हकीकत बन जाता है। जब उस आदमी ने खुद को एक व्यवसायी की तरह देखना शुरू किया तो वो वैसा ही बन गया। यही आत्मसम्मान की ताकत है। उच्च आत्मसम्मान एक सकारात्मक चक्र बनाता है। आप खुद को महत्व देते हैं, इसलिए आप अच्छे काम करते हैं, जिससे आपको अच्छे नतीजे मिलते हैं और आपका आत्मसम्मान और बढ़ता है। तो जीत आपकी से हमने देखा कि सफलता कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। ये एक फॉर्मूला की तरह है। हाँ, विजेता अलग काम नहीं करते, वे बस चीजों को अलग ढंग से करते हैं। उनका नजरिया उन्हें हारे हुए हालात में भी अवसर देखने में मदद करता है। सफलता उनके लिए एक मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली यात्रा है। और उनकी प्रेरणा किसी बॉस के डर या बोनस के लालच से नहीं, बल्कि उनके अंदर के विश्वास और मूल्यों से आती है। बिल्कुल। और अंत में किताब एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी के साथ हमें छोड़ जाती है, अल्फ्रेड नोबेल की कहानी। वही जिनके नाम पर आज नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। हाँ, एक सुबह अल्फ्रेड नोबेल ने अखबार खोला और अपने ही मौत की खबर पढ़कर चौंक गए। अपनी मौत की खबर? वो कैसे? असल में उनके भाई की मृत्यु हुई थी, लेकिन अखबार ने गलती से उनकी मौत की खबर छाप दी थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये नहीं थी। चौंकाने वाली बात थी उस खबर की हेडलाइन। क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था, मौत का सौदागर मारा गया। मौत का सौदागर? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जिसका इस्तेमाल युद्धों में विनाश के लिए हो रहा था। उस दिन अल्फ्रेड नोबेल को यह एहसास हुआ कि दुनिया उन्हें इस तरह याद रखेगी। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे इस तरह याद करें? और इस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ? उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी विरासत बदलेंगे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मानव जाति की भलाई और शांति के कामों को पुरस्कृत करने के लिए दान कर दी।
और आज हम उन्हें मौत के सौदागर के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार के संस्थापक के रूप में याद रखते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हाँ? और यही सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगे। अगर आज आपको ये तय करने का मौका मिले कि दुनिया आपको कैसे याद रखेगी, तो आप क्या चाहेंगे? आपकी विरासत क्या होगी? और क्या आज आप जो जीवन जी रहे हैं वो उस विरासत की ओर ले जा रहा है जो आप पीछे छोड़ना चाहते हैं?